अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं इस वीडियो के अंदर एमडी कैट 2023 का जो रिकंडक्ट एग्जामिनेशन हुआ 19 नवंबर 2023 को, तो उसके केमिस्ट्री के पोर्शन को, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि इसके जो है केमिस्ट्री के पोर्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो इसी वाले से मैंने वीडियो बनाई है ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने इस ईयर जो है वो एमडी कैट का टेस्ट दिया है और वो चेक करना चाहते हैं कि वो क्या उनकी मिस्टेक्स हैं, या फिर जो नेक्स्ट ईयर देंगे 2024 में, उनको भी अंदाज़ हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस एमडी कैट लेवल पर आस्क किए जाते हैं केमिस्ट्री के। तो इसी वाले से ये वीडियो जो है वो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें 50 के करीब क्वेश्चन है जो मुझे मिले हैं, जो मैंने यहाँ पर जो है वो कंक्लूड किए हैं और बनाए हैं। देखें, एज फार एज ये पेपर जो कंसर्न है, तो द पेपर इज़ क्वाइट ईजी। तो पेपर काफ़ी आसान है, न्यूमेरिकल्स ना होने के बराबर हैं और बड़े इजी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी बुनियाद पे ये जो है वो पेपर बनाया गया है। तो इसको हम बहुत फ़ौरन से इसको हम जो है वो कवर अप कर लेंगे, जो केमिस्ट्री का इसका पोर्शन है। और तो क्या स्टार्ट करते हैं, चलें। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू। पानी का गिरता हुआ कतरा हमेशा गोल होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? बिकॉज इसके पीछे रीज़न होता है हमारा बी ऑप्शन, सरफेस टेंशन। Because we know that surface tension tends to reduce the surface area of liquid, and among all the geometrical objects, sphere has the least surface area. तो B option होना चाहिए इसका, surface tension. Second है which is used to make TV and computer screen. TV और कंप्यूटर स्क्रीन को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है या क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो इसके D ऑप्शन हमारे पास होगा, प्लाज्मा। चूँकि पुराने वक्तों में प्लाज्मा टीवी जो है वो मशहूर हुआ तब करते थे, जिसमें इमेज जनरेशन के लिए प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता था। अब तो एलसीडी एलईडीज का दौर है, तो अब ये दौर चला गया, बट कभी इसको इस्तेमाल किया जाता था प्लाज्मा को। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल, या फिर शायद क्या पता क्वेश्चन में ये होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज, दिस शुड बी हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कह रहे बताएं इनमें से कौन से ऐसे क्रिस्टल या सॉलिड होंगे जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वेलिएबिलिटी की। वेलिएबिलिटी से मुराद ये कि उनको मतलब शीट्स बनाए जा सके, उनकी शीट बनाई जा सके, एक ये प्रॉपर्टी उनके अंदर हो। इसी तरह से डक्टाइलिटी से मुराद क्या होती है, लाइक कि उनको दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनके तार बनाए जा सकें। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या कि जिनसे करंट पास हो सके या फिर जो है वो हीट कंडक्ट हो सके। वो कौन से ऐसे सॉलिड्स या क्रिस्टल होते हैं? तो असल में हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स या मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड दे आर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स एज वेल। तो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 4 है व्हाट हैपेंस टू केसी। बताएं केसी के साथ क्या होता है। केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, जब भी कैटलिस्ट ऐड किया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो वो केसी की वैल्यू के साथ कोई वेरिएशन नहीं करता, उसको सेम रखता है। बस रिएक्शन की स्पीड को अप या डाउन कर देता है, कम या ज़्यादा कर देता है, लेकिन रिएक्शन के मतलब केसी के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज के साथ वो कोई चेंजिंग लेकर नहीं आता है। क्वेश्चन 5 है द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ। ड्राई सेल की आउटर बॉडी किससे बनी होती है? तो ड्राई सेल की आउटर बॉडी बनी होती है जिंक से, जिंक जैकेट जिसको हम कहते हैं, जो असल में हमारे पास कैथोड होता है ड्राई सेल के अंदर। क्वेश्चन 6 है विच प्रोसेस अकर्स एट एनोड। एनोड पर क्या होता है? जैसे जानते हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। क्वेश्चन 7 है डायपोल मोमेंट ऑफ CS2। CS2 मींस कार्बन डाइसल्फाइड, कि कार्बन डाइसल्फाइड की डायपोल मोमेंट कितनी होगी। अब चूंकि CS2 का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, मतलब 180 डिग्री पर स्ट्रेट बनता है, तो डायपोल मोमेंट इसकी हमारे पास हो जाएगी 0। दैट्स वाई हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। इनमें से किस मॉलिक्यूल का जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगा? तो ट्राइगोनल पिरामिडल या सिर्फ पिरामिडल हम कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पिरामिडल शेप हमारे पास इन चारों में से अमोनिया का हमारे पास आता है।
वाटर का तो एंगुलर या बेंट या वी शेप आता है। BF3 की बात की जाए तो इसका शेप हमारे पास होता है ट्रायगोनल प्लेनर, और मीथेन की बात की जाए तो इसका शेप हमारे पास होता है दिस इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जो है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट किस पर डिपेंड करती है। अब देखो इसमें यहाँ पर सिंपल स्टेट फंक्शन की बात की जा रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 वेरिएबल्स होते हैं, Q होता है, W होता है, E होता है। अब इसमें से जो हीट होती है ना, इसका इनिशियल और फाइनल नहीं कर सकते आप, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। इस तरह से वर्क डन भी इनिशियल या फाइनल नहीं हो सकता, ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है। तो जो एनर्जी होती है ना, उसको हम कह सकते हैं E1 या E2, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारे पास एनर्जी पर डिपेंड करती है। चूंकि ये स्टेट फंक्शन है, इसको हम E1 और E2 की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, देन इज क्वेश्चन नंबर 10 इन द केमिकल रिएक्शन दिस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, केमिकल काइनेटिक्स से ये MCQs आया है। तो 2HNO3 है ना, तो अब जब आप इसकी रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे तो आपको पता है कि ये 2 जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा, तो इसका रेट हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा वो सेकंड आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन 11 है जर्नल गैस इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ। जर्नल गैस इक्वेशन जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये हमें पता है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इन 2 लॉस को जब मिलाया जाता है तो हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन बनती है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न ऑन विच अ क्रिस्टल लैटिस इज बिल्ट इज नोन एज। मतलब क्रिस्टल लैटिस जो बनता है वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है, और छोटे छोटे बहुत से यूनिट से मिलते हैं तो क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। उन स्मॉल यूनिट्स को क्या कहा जाता है, जो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं, तो बेटा उनको कहा जाता है यूनिट सेल, सी ऑप्शन। तो यूनिट सेल्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल मिल जाते हैं तो क्रिस्टल लैटिस जो है वो एक फॉर्म होता है। क्वेश्चन 13 है केसी इज कॉल्ड। केसी किसे कहा जाता है, ये बड़ा आसान MCQs है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 से आया है। तो केसी हमारे पास होता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा KSP होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारा कैपिटल Q होता है, रेट कांस्टेंट हमारा कैपिटल K होता है। क्वेश्चन 14 है, इक्वेशन हमें दी भी है, दिस इज द इक्वेशन व्हिच हैज बीन गिवन टू यू। इसमें ऑर्डर पूछ रहे हैं तो इसका ऑर्डर भी यही निकल जाएगा, चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लगा हुआ रिएक्टेंट में, तो ये हमारे पास दिस इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन 15 है इन द रिएक्शन A फॉर्म्स B, एक रिएक्शन है जिसमें A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, तो द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज व्हाट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके बराबर होगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा जो हम निकालते हैं वो हमेशा निकालते हैं रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके बराबर होगी, तो दिस इज एक्चुअली, अब आपको पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस असल में रेट ऑफ रिएक्शन ही है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें दिस इज माइनस का dA/dt, चूंकि डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में यूज कर लेंगे, बाकी dA मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स इन फर्स्ट ईयर इंग्लिश केमिस्ट्री। 16th है एट ऑर्डिनरी कंडीशन फॉर्मल्डिहाइड इज डैश। ऑर्डिनरी कंडीशन पर मतलब रूम टेम्परेचर पर फॉर्मल्डिहाइड क्या होती है, तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास एक गैस होती है जो कि वाटर सॉल्युबल होती है। 17th है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन इज। तो मॉलिक्यूलर वेट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन का क्या होगा, तो देखिए प्रोटीन्स जो है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, उसमें जब सॉल्युबिलिटी उस वक्त बढ़ती है जब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब जब उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर वेट जब वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट जब हाई होता है, ठीक है, मतलब जब मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है तो फिर वो जो प्रोटीन होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। क्वेश्चन 18 है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर हम जानते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 19 है फैट सॉल्युबल विटामिन आर। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, विटामिन A, D, E और K, ये 4 विटामिन हमारे पास फैट सॉल्युबल होते हैं, और B और C विटामिन जो हमारे पास होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन 20 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन
यूजिंग डैश। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए? थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल एक्चुअल यील्ड, नन ऑफ दिस। तो असल में जो थ्योरेटिकल यील्ड होता है ना वो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा होता है, और जो एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड होती है हमेशा ये थ्योरेटिकल यील्ड से हमारे पास कम होती है। ठीक है, तो ये अगर जो पीएमसी सिलेबस के लिहाज से ही है, बट ये हमारे सिंध बोर्ड में नहीं होता। थ्योरेटिकल यील्ड का टॉपिक न्यू बुक के अंदर तो है, ओल्ड बुक में नहीं था, बट ये पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर 1 स्टोइचियोमेट्री में इंक्लूड था। क्वेश्चन 21 है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज डैश। ऑक्सीजन की परसेंटेज वाटर में कितनी होगी? मतलब वाटर देखो H2O होता है ना, तो ऑक्सीजन है 18 डिवाइड बाय 18 को हम डिवाइड, सॉरी ऑक्सीजन 16 है ना, 16 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक बड़ा एक सिंपल इसका एक हमारे पास फॉर्मूला निकल सकता है कि 16 लेंगे, उसको डिवाइड हम कर देंगे जिससे बेटा 18 से, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या होगा, इससे इस फॉर्मूले से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीजन गैस की कितनी है वाटर के अंदर। ठीक है ना, तो वो हमारे पास मतलब हम उसको कैलकुलेशन करेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, भी इसको किया जा सकता है अगर आप करना चाहें। तो ये $88.88 हमारे पास जो है वो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन 22 है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन विच प्रोड्यूसेस। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, तो सबसे कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, दिस विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। 23 है न्यूक्लियोफाइल इज अ डैश। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि आप जानते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियस लवर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन 24 है द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डैश। ये भी न्यू बुक से दिया गया फर्स्ट ईयर की, तो दिस वाज नॉट प्रेजेंट इन द ओल्ड बुक, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक का एमसीक्यूज है ये। ठीक है, सो न्यू बुक में चैप्टर नंबर ये हमारा आई थिंक 4 था, यस। तो ये हमारे पास वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर गैस एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 25 है एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच ओनली सबस्ट्रेट इन्वॉल्व्स इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब एक ही रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप में, तो वो हमारा इवन रिएक्शन हमारे पास कहलाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर या इसको हम E1 भी कह सकते हैं, इवन रिएक्शन हमारे पास कहला सकता है ये। 26 है टोलेंस रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ड्रॉप्स ऑफ NaOH प्लस सिल्वर नाइट्रेट टू व्हाट प्रेसिपिटेट ऑफ डैश। टोलेंस रिएजेंट बनाने के लिए किसके व्हाइट पीपीटी पर हम सिल्वर नाइट्रेट और NaOH डालते हैं, तो इसको हम लोग सिल्वर हाइड्रोक्साइड की जो व्हाइट पीपीटी बनती है इसकी, इस पर हम लोग इसको डिसॉल्व करके ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो टोलेंस रिएजेंट हमारे पास बनता है। ठीक है, 27 है विच हेल्प्स टू प्रिवेंट चेंज इन पीएच। तो पीएच के चेंज को प्रिवेंट जो है हमारे पास वो कौन करता है, तो बफर सॉल्यूशन हम जानते हैं, दिस इज डी ऑप्शन, जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। क्वेश्चन 28 है ड्राई डिसोलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट प्रोड्यूसेस। ड्राई डिसोलेशन आप जानते हैं, दिस इज एक्चुअली थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कैल्शियम फॉर्मेट जब हम लेते हैं तो उसकी ड्राई डिसोलेशन तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है, लेकिन अगर कैल्शियम एसीटेट अगर आप लेंगे तो उसकी जब आप ड्राई डिसोलेशन करेंगे तो उससे आपको एसीटोन मिलेगा, मतलब जिसको हम लोग जो है वो प्रोपानोन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 29 इज द नंबर दिस कैन बी रिटन एज, मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, ये 7.53 और 0.1 2 3 4 स्टेप पीछे जाएगा, तो हो जाएगा 7.5 एक्सपोनेंट 4। क्वेश्चन 30 एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो उसको सबसे पहले रोंजन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एक जर्मन साइंटिस्ट थे कार्ल विल्हेम रोंजन जिनका पूरा नाम था। और इन्हीं के नाम पर एक्सरेज का नाम जो है वो बाद में रोंजन रेस रख दिया गया। क्वेश्चन 31 है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू डैश। एल्यूमिनियम जो मेटल हमारे पास है
वो किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बहुत सारे ओर होते हैं, चीफ ओर पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कि सबसे मेन और सबसे चीफ ओर इसका कौन सा है, जिससे हमने अपने बुक में भी एक्सट्रैक्ट किया है। तो हमारा बॉक्साइट ओर है। तो बॉक्साइट ओर से हमारे पास एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर चाहिए हमारे पास आउट ऑफ द सिलेबस है, जिसको हम कह सकते हैं आउट ऑफ पीएमडीसी सिलेबस है ये, चूँकि इंडस्ट्रीज जो थी वो नहीं थी पीएमडीसी सिलेबस के अंदर, तो ये चीज़ है। तो वैसे एल्यूमिनियम इजी क्वेश्चन है कि इसको बॉक्साइट ओर से हम लोग जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन 32, इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड कॉपर इज डैश। इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड कॉपर क्या होता है, मतलब कॉपर की जब रिफाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो उससे हमें वो कितने परसेंट प्योर कॉपर होता है, तो 100% प्योर कॉपर हमें उसमें मिलता है। क्वेश्चन 33, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है, तो 3 मेटल का अलॉय होता है बेटा। ये आयरन होता है, निकल होता है और साथ में क्रोमियम, ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 34 है, इन द ऑर्बिटल ऑफ एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की इसमें स्टेटमेंट लिखी गई है, जो कहता है कि किसी भी एटम में कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं हो सकता जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाए। कोई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाए। तो एक जर्मन साइंटिस्ट वुल्फगैंग पॉली का दिया गया ये एक नजरिया है या प्रिंसिपल है। क्वेश्चन 35 है, क्रैकिंग इज एम्प्लॉयड टू गेट इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फ्रॉम डैश। क्रैकिंग किस चीज़ की जाती है, तो क्रैकिंग हमेशा क्रूड ऑयल की जाती है, जिससे हमें ज़्यादा तादाद में नेचुरल गैस हासिल होती है, सॉरी पेट्रोल हासिल होता है। क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि पेट्रोल या जो गैसोलीन है या हमें सिर्फ जो है वो 20% मिलता है, लेकिन क्रूड ऑयल या जिसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, जब आप इसकी क्रैकिंग कर लेते हो, जिसमें क्या करते हैं हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास मोर अमाउंट ऑफ पेट्रोल या गैसोलीन की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन 36 है, रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड यील्ड अ सिंगल मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसमें 2 मॉलिक्यूल मिलकर 1 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्वेश्चन 37 है, बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कोल टार बाय डैश। बेंजीन को सबसे पहले कोल टार से किसने निकाला, तो एक साइंटिस्ट था हॉफमैन, जिसने इसको निकाला था। दिस इज, ये बुक की लाइन है, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6। तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइन है हमारे पास। क्वेश्चन 38 है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट्स विद बेंजीन टू प्रोड्यूस। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड किसे कहते हैं, जिसमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स निकले। मतलब अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दिया जाए, सो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब बेंजीन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, SO3H ग्रुप जाकर बेंजीन पर अटैच हो जाता है, उससे हमारे पास बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डी ऑप्शन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं, दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन 39 है, रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन विद हैलोजन। इसको हम लोग हैलोजिनेशन कहते हैं, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से होता है। क्वेश्चन 40 है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, तो बेटा इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मौजूद होते हैं, साथ में मेटलॉइड्स भी होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स से आप जानते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स से मुराद हमारे पास ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक जितने भी 8A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये बच्चों क्या के इनके अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 है, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ। विस्कोसिटी किसकी मेजरमेंट है, विस्कोसिटी में आप जानते हैं कि इसमें हम लोग रेजिस्टेंस एंड फ्लो ऑन लिक्विड या फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको कहा जाता है, कि कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है लिक्विड को फ्लो होते हुए, इसको फ्रिक्शन कहा जाता है या उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। इसी को हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो एक ही बात है, जो भी कह लें। क्वेश्चन 42 है, विच इज द शेप ऑफ डायमंड या व्हाट इज द शेप ऑफ डायमंड। डायमंड ये जो हीरा होता है उसके अंदर क्या शेप होता है, तो डायमंड का शेप हमारे पास होता है ट्राइगोनल, सॉरी नॉट ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, जिसमें एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के साथ जुड़े होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वो
और वो जो है वो बेड कंडक्टर और इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन 43, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड सिचुएटेड एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विद नेगेटिव चार्ज, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये किसकी स्टेटमेंट थी? तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और एक फिक्स डिस्टेंस में होते हैं न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ये नील्स बोहर जो साइंटिस्ट हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर, ये उनकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नील्स बोहर। दिस इज फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 44, विच रेडियोएक्टिव रेडिएशन हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? किस रेडियोएक्टिव रे की पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है? तो गैमा रेस की है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 45 है द प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इज कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड। इसको हम लोग कहते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। जिससे क्या होता है, पेट्रोल की एफिशिएंसी, उसकी ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज होती है। क्वेश्चन 46 है पेट्रोल, है जिसको हम लोग गैसोलीन भी कहते हैं, वो किन चीज़ों का मिक्सचर है? तो पेट्रोल में आप जानते हैं कि हेक्सेन और हेप्टेन, ये दो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं बड़ी तादाद में। तो ये इन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, हेक्सेन का और हेप्टेन का। तो ये गैसोलीन या पेट्रोल कहलाता है। 47 एसिटाइलिन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब टू प्रोड्यूस। एसिटाइलिन किसे कहते हैं? एसिटाइलिन असल में यहाँ पर इसमें कॉमन नेम लिख दिया गया, इसका आईयूपीएसी नेम होता है इथाइन। तो कह रहे हैं जब इथाइन को पास किया जाता है रेड हॉट ट्यूब से तो क्या बनता है? तो जैसे कि आप जानते हैं इक्वेशन कि जब हम इथाइन लेते हैं, मतलब लाइक दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन, तो उससे हमारे पास क्या बनता है, उसका ट्राइमराइजेशन होती है और ट्राइमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास यहाँ पर बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा दिस इज बेंजीन, C6H6 की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन 48 है मिथानॉल इज आल्सो कॉल्ड। मिथानॉल को और क्या कहा जाता है? तो मिथानॉल का दूसरा नाम यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो मिथानॉल को ये हम लोग गुड स्पिरिट भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेन अल्कोहल कहलाता है हमारा, दिस इज इथाइल अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल हमारे पास होता है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और फॉर्मलिन हमारे पास होता है, दिस इज 40% सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन 49 है विच इज यूज्ड एज इंक प्रिजर्वेटिव। इनमें से किसको हम इंक प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंक को महफूज रखने के लिए? तो यहाँ पर हमारे पास इसमें फिनॉल यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो है वो एमसीक्यूज आ रहा है सेकेंड ईयर जो है वो चैप्टर नंबर 9 से। तो चैप्टर 9 से एमसीक्यूज है ये फिनॉल के टॉपिक से। क्वेश्चन 50 है पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन इज नोन एज। ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या कहता है? दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन आइन से मुराद की ऐसा ऑक्सीजन जिस पर हमारे पास जो है वो इस तरह से एक प्लस चार्ज लगाओ। तो ये हमने पढ़ा था इसको ईथर के रिएक्शन में सेकेंडरी चैप्टर 9 में ही, तो वहाँ से एमसीक्यूज आया है। क्वेश्चन 51 है डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो किसी भी गैस के जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसके डेंसिटी या उसके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी भारी गैसेस होती हैं वो उतनी स्लोली डिफ्यूज करती हैं, और जितनी हल्की गैसेस होती हैं वो उतनी फास्टर डिफ्यूज करती हैं। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? ये ग्राहम्स लॉ की स्टेटमेंट है। इसको फुल फॉर्म में हम लोग कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बेटे ये 51 क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने आपको बताए। आई होप सो कि आप सबका टेस्ट अच्छी तरह किया होगा और आपने इसको अपने क्वेश्चंस को भी सही तरह से चेक कर लिया है, क्या मिस्टेक आपने की थी और क्या गलतियाँ थी। तो सो फॉर सो दैट्स एन इजी क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एडमिशन्स के लिए। तो अपने अगर ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।